मोबाइल का सेटिंग आप लोग अपना देख लीजिएगा। कल का फिजिक्स का था, सबने किया अटेम्प्ट? कैसा था क्वेश्चन? क्वेश्चन अच्छा था। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर वाइज और पर पेज पढ़ रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट पढ़ें, गलती करें तो एटलीस्ट दोबारा जाएं एनसीईआरटी के पास कि ये क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ था। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग एटलीस्ट बुक को पढ़ें। अब तक जितना पीवाईक्यू वगैरह था आप लोग ने किया, टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन किया था, यदि 26 जुलाई को एग्जाम था तो 20 तक आप लोग पढ़ रहे थे ना प्रीलिम्स का, तो ऐसा नहीं कि बहुत न्यू है। लेकिन इसमें हम न्यू क्या कर रहे हैं कि एटलीस्ट एनसीईआरटी जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वहां से आप लोग करें, और उसी को हम एक डिस्कस करने आज आए हैं पॉलिटी का, है ना, जो हमने कहाँ से क्वेश्चन पिक किया है। हो सकता है कि बहुत लोगों को लग रहा हो कि सर आपने एनसीईआरटी बोला लेकिन क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, आपने सही में एनसीईआरटी से पिक किया है कि नहीं किया, है ना। ऑथेंटिसिटी के लिए आज का क्लास है, और आगे जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो किस वे में पढ़ना है वो हम तरीका आज बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आंसर राइटिंग जितना हुआ आपने सारा आंसर राइटिंग किया बाबू? सारा हो गया आपका आंसर राइटिंग? आपका विशाल हो गया है? कुंदन कितना रह गया आपका आंसर राइटिंग? स्टार्ट किया है आपने अभी तक? प्रेम्बल का लिख लिए हैं, और बाकी? आज लिखिएगा। देखिए, मेंस का क्लास आप लोग का परसों है, पीवाईक्यू एनालिसिस वाला, उमेश सर लेंगे। मतलब जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, जो नोट्स मिल गया है उसको रिवाइज कर लेना है मेंस का, ठीक है। और उसके बाद परसों आपका एक क्लास होगा। अच्छा, एक करेंट अफेयर्स के लिए आप लोगों के लिए इंक्लूड कर रहा हूँ इस जो प्रीलिम्स बैच में जो ज्वाइन किए हुए हैं। हाँ, तो वो पहले का जो हमारा करेंट अफेयर्स का सेशन हो गया है उसको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। और ऑलरेडी लाइव वाला जो बैच है आपका वो ऑलरेडी सबके लिए कॉमन है, यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर सकते हैं 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स करके हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हमने, जनवरी कब तक किया बाबू कवर? फेब तक आप लोगों का कवर हो गया। अब हम लोग जो करेंगे मार्च अप्रैल करेंगे, मार्च अप्रैल करेंगे, मई जून करेंगे, इस तरह से जो आगे का प्रोसीजर। और जो पहले जो लेट जो ज्वाइन किए हैं वो पहले वाला सेशन आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहले का सेशन है वो पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, यानी कि आप लोग का जो प्रीलिम्स में ज्वाइन किया करंट अफेयर्स का सेशन आप लोग को पूरा मिल रहा है, वीडियो वहां से मिल रहा है और पीडीएफ में हम प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन हम इंश्योर करना चाहेंगे जब भी आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो क्वेश्चन हमें राइज करेंगे, ठीक है। जो भी प्रीलिम्स में सिर्फ ज्वाइन किए हैं, मेंस तो खैर दोनों ज्वाइन किए हैं, ठीक है। ठीक है विशाल, समझ में आ रहा है? आप लोग हम प्रोवाइड करवा देंगे, जो करेंट अफेयर्स का सेशन है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, आज वाले सेशन का हम पॉलिटी का क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क हमने बोला था कि आप लोग पढ़िएगा, और उसी से हमने क्वेश्चन अराइज किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रहा और इसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा फैक्ट किस तरह से है, यूज किया जा सकता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। बुक लेकर कोई आए हैं क्या? हाँ सॉरी, बोलिए। बुक, ओके, बुक के बारे में, हाँ बोलिए। कोई पॉलिटिकल थ्योरी अभी फिलहाल जो है ना, देखिए पढ़ना है, इसमें क्या है ना कि नेशनलिज्म है, नेशनलिटी है, मतलब बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके एसे में भी यूज आएगा इसका। और जो जिनका पीएसआई और ऑप्शनल वगैरह है तो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। क्लास 11th का एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है उसको दम करके रहना है, हर चैप्टर मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी पढ़ना है, उसको बाद में बताएंगे जो एक्स्ट्रा रहेगा, तो ठीक है। चलिए आज डिस्कशन कर लेते हैं जो क्वेश्चन हमने अभी तक जो दिया है। 20 से 25 क्वेश्चन हमने क्वालिटी क्वेश्चन निकाला है कि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन हमने पिक किया है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, एक बार पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कितने आधारों पर समानता के अधिकार अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव निश्चित है ना। डिस्क्रिमिनेशन है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। किसके अंदर आएगा? राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा आर्टिकल 15। विशाल आप बताएंगे, राइट टू इक्वालिटी है ना, समानता का अधिकार, आर्टिकल कितने से कितने तक आर्टिकल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? 14 से 18 तक, गुड। राइट टू इक्वालिटी जो है आपका 14 से 18 तक। अब आपसे देखिए, ये तो क्वेश्चन हमने पिक किया जो एनसीईआरटी में है, पहले दिखा देते हैं कि इसमें पूछा है कि फॉलोइंग ग्राउंड्स, जो ग्राउंड है उसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है, यानी कि अधिकार का भेदभाव निषिद्ध है, आप डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। किसकी किसके बेस पे? ये क्वेश्चन पूछने का बजाय ये यूपीएससी का पीवाईक्यू पूछ चुका है, देख लीजिए। पहला है रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हम यहां देख लेते हैं सर, एनसीईआरटी। राइट टू इक्वलिटी ट्राइज टू डू अवे विद सच अदर डिस्क्रिमिनेशन, इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल एक्सेस। ग्राउंड्स यहां पर देख रहे हैं आप, क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब होता है ना कि सर हमने ये नहीं पढ़ा है कहीं कुछ भी, लेकिन ये एनसीईआरटी का कीवर्ड्स है। आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना, तब आपको लगेगा कि पीवाई क्यू अच्छा यहाँ से पिक किया गया है क्या। और एक ही शब्द में यहां से आपको यहां तक 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ चुका है प्रीवियस। तो हो सकता है कि हमारे बीपीएससी के लिए भी क्वेश्चन हो, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी ऐसा नहीं है ना कि बीपीएससी के लिए अलग है और यूपीएससी के लिए अलग है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो आपको पीवाईक्यू देखिए और एनसीईआरटी जब भी पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने गलत किया होगा, ठीक है, अब जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो वो गूगल करेंगे, लेकिन जो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा है वो जाकर देखेंगे कि हमने राइट टू इक्वलिटी तो पढ़ा था और ग्राउंड भी लिखा हुआ था एनसीईआरटी में। जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो टेस्ट देना है, उसके बाद रिवीजन एनसीईआरटी का भी देखना है। समझ गए आप लोग? यहां तक किसी को इशू? ठीक है, कमी फर्स्ट ये आपके टेस्ट में था, हमने जो कंडक्ट करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये कितने लोग का गलत था? पहला, राइट टू फ्री एंड स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पहले तो ये बताइए कि स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? देखो आप बताइए। हम लोग कह रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? 21। गुड। पहले तो ये हो गया कि आर्टिकल 21 के अंदर है राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। सख्ती आप बताएंगे, स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं तो किस आर्टिकल के अंदर इम्बाइव है, पार्ट है इसका? हम्म, आप बताएंगे, क्वेश्चन को आराम से देखिए। आर्टिकल 21 के अंदर है, ठीक है। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सही है? आस्था, कौन सा है? यही मैं बताना था, क्वेश्चन पूछने का वजह ये था कि 19 और 20 में थोड़ा सा का डिफरेंस है, रिसाइड वाली बात है ना, बताता हूं मैं उसको। कंफ्यूजन इसलिए दिया हुआ था, किया हुआ था। पहला तो है कि राइट टू फ्री एंड स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कहां पर है सर? यहाँ कहीं लिखा हुआ है? कहां पे है? आर्टिकल 21 है ना? अच्छा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया। दिस मीन दैट एवरी सिटीजन मस्ट हैव आल्सो द राइट टू फ्री एंड स्पीडी ट्रायल। एनसीईआरटी का पार्ट है। और ऐसा लग रहा है कि सर ने क्या पूछ दिया, ये पूरा कहानी बताया हुआ है कि एक मैकल्स है जो इंटायर लाइफ अपना जो है ना, पूरा जिंदगी अपना वो अपने प्रिजन में बिता देते हैं, लेकिन उनको यदि सजा मिलती तो हो सकता है कि उससे कम ही मिलता। लेकिन वजह ये था ना कि स्पीडी ट्रायल मतलब वो कंफर्मेशन नहीं था कि उन्होंने ये अपराध किया है। होता है ना कि आप लोग को जेल में रख दिया गया और जब तक सिद्ध नहीं होगा, हाँ, तो तब तक आपको जेल में रखा जाएगा। लेकिन इस स्टोरी में यही बताया गया है कि यदि इनको सजा मिलता तो जितना समय जेल में बिता चुके हैं उससे कम ही मिलता यदि सजा मिल गया होता। लेकिन ये कितना इशू है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से लिखा हुआ है कि जब तक आप सिद्ध नहीं होते जब तक आप जेल में रहेंगे, है ना। अब यही करना है कि इन बिटवीन द लाइंस जो है ना, इन बिटवीन द लाइंस आपको खोजना है, और क्वेश्चन है ये पूछा गया है। और ये बेसिक्स आपने पढ़ा भी होगा, इसको पढ़ा भी होगा आपने, है ना। चलिए, ये तो हो गया। ये राइट टू रिसाइड इन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं दिख रहा है इसमें? राइट टू फ्रीडम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल कि रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच पार्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना, आर्टिकल्स पूछा जा सकता है। तो ये देखिएगा, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के अंदर रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आ रहा है। कमिंग कमिंग
अच्छा, अब चलिए एक और क्वेश्चन है। ये बेसिकली किस आर्टिकल के तहत आ रहा है? ये तो 19 हो गया। तो 19 में क्लॉज है ना, ABCDEFGHIJKL है ऐसा? इतना नहीं है, 6 है। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आर्टिकल है आप जो कह रहे हैं सॉरी, फ्री एंड राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन कल से पूछा जा सकता है ना कि किस पार्टिकल ऑफ आर्टिकल 19 का है। यदि बहुत क्लोज ऑप्शन कर दे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है 70th में, 124 1 था, 124 क्लॉज 2 था, इस तरह से क्लॉज पूछ दिया गया था। और इस बार भी लगता है कि 70वीं में एक था आपका आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 का था ना, क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3, इस तरह से पूछा गया था। अब ये बताइए कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो हमने 19 बोल दिया, कौन सा क्लॉज है? देखिए ना सर, गिन लीजिए ना, यहीं पर ए है ना, बी है, सी है, डी है, तो ई हो गया, है ना। तो इस चीज का देखिए एनसीईआरटी का पूरा हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है, इसको आप लोग जाकर दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा। और नहीं पॉसिबल है तो इसको सामने लिख कर रख लीजिएगा, जहां भी पढ़ते हैं आप लोग, क्वेश्चन कहीं भी आ रहा है, किसी तरह से हो सकता है। ठीक है, तो 19(1) ए है, ई हो गया। चलिए थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। टोटल पहले कितने थे आप बताएंगे? कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर अभी आपने बोला कि सर एफ तक है ना, कितना टोटल पहले था इसमें, राइट्स कितने थे पहले? जी तक था, ओके, 19(1) जी तक था। जी आप बताएंगे कि जी पहले क्या था? अब इसको बोला गया कि डिलीट कर दिया गया, अब एफ तक ही है ना, देख रही है, ई और एफ तक, जी को डिलीट हमने कर दिया, राइट। 19(1) क्लॉज जी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, बैठ जाइए, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। किस अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव किया गया? 44th अमेंडमेंट। ईयर 19, देखिए ऐसे चलिए भूल जाते हैं तो एक मैं बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन होता है 42nd और 44th में। चलिए हमें तो पता है ना कि क्या अमेंडमेंट है। ईयर यदि पूछ दे, कितना हो रहा है, प्लस कर रहे हैं तो, प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो इतना तो कंफर्म है ना कि 1997 में हुआ है ना, 1978 1976। ठीक है, तो ये कब हुआ है, आपसे कभी ईयर पूछ दे कि राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया, ईयर कभी पूछ दे, 77 78 79 80, ऐसी तरह तो बीपीएससी पूछता है। तो हमको क्या करना है कि 44 तो याद है सर, लेकिन ईयर कौन सा है, 1978। चलिए 19(1) ई हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का राइट है? जैसे हमने बोला कि सर फंडामेंटल राइट हटा दिया, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लीगल राइट बोलेंगे तो गलत है, नहीं सही है ना। आप लोग को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, इस सब में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट बहुत बेसिक चीजें है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं ना कि स्टैट्यूटरी राइट है सर, लीगल राइट है सर, फंडामेंटल राइट है सर, तो डिफरेंस तो होगा ना। दिव्या, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर हो सकता है? फंडामेंटल राइट आप पढ़ती हैं कि सर 12 से 35 तक है, पार्ट 3 में है ना, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलेंगे क्या? जो फंडामेंटल राइट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हम बोल सकते हैं? आराम से सोचिए, आराम से सोचिए इसमें कि फंडामेंटल राइट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम कह सकते हैं? आप बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, ठीक है, तो क्लोज कर दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संवैधानिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो लिखा हुआ ये भी है ना, आर्टिकल 14 15 16 17 35 तक आप पढ़ते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हर राइट जो है फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10 भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 300 भी लिखा हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जिक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया।
लेकिन फंडामेंटल राइट का स्पेसिफिक पार्ट है 3 है। और कब से कहां तक है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है भी राइट टू प्रॉपर्टी का? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट नहीं है ना। चलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे भी हमने क्वेश्चन पूछा है चिल्ड्रेन वाला, कितना एज वगैरह जो है हमने पूछा था। तो ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट आपसे हो सकता है कि यदि पूछ दे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर विच राइट, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये दिखेगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारे राइट आपको टिप पे होने चाहिए। आपके इंटरव्यू मेंस कहीं भी आपको यूज करना है, मेंस में तो यूज करना ही करना है ना, और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा आर्टिकल, अब ये बताइए, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का मेनका गांधी का, हाँ बोलो। हाँ वो बहुत कंट्रोवर्शियल, राइट टू वोट है, जैसे सेंटर ने कहा कि स्टैच्यूटरी राइट है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ये किया। लेकिन यूपीएससी का पीवाईक्यू है 2017 का पीवाईक्यू है, उसमें पूछा था क्वेश्चन, राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, सब पढ़ा हुआ है सर, आप लोग क्यों आए सर? थोड़ा सा जल्दी आया कीजिए, है ना। लेट तो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी आया कीजिए। आपका क्वेश्चन है शक्ति, हाँ आप एडजस्ट कर लीजिए ना। राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड यूपीएससी पीवाईक्यू 2017 में पूछा है कि आपको वोट देने का अधिकार और आपको खुद से चुनने, जो चुनते हैं आप, वो कौन सा अधिकार है। और 4 ऑप्शन था आपके पास, पहला था नेचुरल राइट, सेकंड था फंडामेंटल राइट, तीसरा था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और चौथा था लीगल राइट। और इसमें इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि 10 दिन पहले भी द हिंदू में दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बोला, लेकिन सिर्फ यूपीएससी का पीवाईक्यू की बेसिस पे इसको हमने, और यूपीएससी ने खुद अपने आंसर की में भी बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अच्छा राइट टू वोट है, जो वोट देने का अधिकार है, वो किस आर्टिकल से हम लोग पावर डेराइव करते हैं? कोई तो पावर होगा कि हमको वोट देने जा रहे हैं, तो कोई तो पावर होगा कि कौन सा है आर्टिकल बताइए। आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, वहां 300 आर्टिकल के आसपास है जो राइट टू वोट, एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 326 एक्सप्रेशन है। तो उसमें यदि ऑप्शन यदि आपको दे दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट और लीगल राइट और नेचुरल राइट, तो हम बेस्ड क्या चुनेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। आर्टिकल 326 इसमें बोला गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब 18 साल ना, पहले था 21 साल, कितना कर दिया गया? 18 साल। किस अमेंडमेंट के थ्रू आप बताएंगे, किस अमेंडमेंट के थ्रू पहले हमारा 21 साल में हम वोट दे सकते थे, अब हम 18 साल में ही वोट दे रहे हैं? 66। और ये भी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा अमेंडमेंट है? 61st। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर, किस प्राइम मिनिस्टर? राजीव गांधी। चलिए तो हमने एक देखा कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कहीं भी आप सेटल हो सकते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत है? 19 क्लॉज 1E, जहां हम लोग एनसीईआरटी में यहां पर देख रहे हैं। अब इसी से एक अलग थोड़ा सा आप जहां पर कंफ्यूज हुए, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 राजनंदिनी आप बताएंगे कि क्या है आर्टिकल 21? राइट टू ट्रेवल एंड गो अब्रॉड, मेनका गांधी कैसे, तो इसमें कैसे है कि ट्रेवल कर रहे हैं और कहीं भी आप जा सकते हैं, वो किस आर्टिकल के अंदर है? राइट टू लाइफ के अंदर, अंडर विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेनका गांधी, मेनका गांधी केस। अब देखिए वही मैं कर रहा हूं कि जो आपको हमने क्यूज में करवाया है सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रही आप, ये पीवाईक्यू है और उसके बियॉन्ड देखिए कि आप जहां कंफ्यूज हो रहे हैं उसको दोबारा एनसीईआरटी और जो भी पीवाईक्यू आपने कहीं भी एनालिसिस किया हुआ, नोट्स बनाया हुआ, उसको दोबारा पढ़िए।
नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ रटा रहेगा कि ये गलत हुआ मेरा सही हुआ, बस इतना देखिएगा कि 20 में मेरा 14 सही हो गया सर, 15 सही हो गया, उससे आप सीख नहीं रहे हैं। इस चीज को मान के चलिए कि जो भी आप क्यूज कर रहे हैं, टेस्ट कहीं भी दे रहे हैं, सिर्फ अपने आप को रिवीजन कर रहे हैं। क्यों? क्वेश्चन का स्तर बीपीएससी यूपीएससी का अपने लेवल का रहता है। आप कहीं भी, कोई ना एग्जामिनर सेट कर सकता है, ना हम सेट कर सकते हैं, ना कोई कोचिंग सेट कर सकता है। आपको क्या करना है कि जो पीवाईक्यू है एनसीईआरटी, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने का यही तरीका है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सर, ऑर्डिनरी राइट, फंडामेंटल राइट, दोनों में डिफरेंस बताया हुआ है, और ये 5 से 6 लाइन में ही बता दिया है आपको एनसीईआरटी, वहां से हमने पिक किया है। आज मैंने पिक किया, अगले बार मैं पिक नहीं करूंगा। थोड़ा साइंस भी दिखाऊंगा, लेकिन वजह है कि आपको दिखाने का मतलब यह है कि एनसीईआरटी से हमने पिक किया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यदि गलत कर रहे हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लाइन में लाइन दिया हुआ है, आपने नहीं पढ़ा है तो गलत करेंगे आप। जैसे पूछा था कि ऑर्डिनरी राइट और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस क्या है, तो कह रहा है कि फंडामेंटल राइट आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वेयर एज ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉस। कहीं लिखा हुआ है ना? शब्द बाय शब्द हमने यहां से चूज पिक किया है आपको। सेकंड देखिए क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी राइट है जो चेंज किया जा सकता है कोई भी लॉ लेकर, मतलब पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी राइट है, उसको पार्लियामेंट एक लॉ लाएगा, उसको चेंज कर देगा। लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए क्या बोल रहा है? ओनली, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा, तब जाकर फंडामेंटल राइट हो सकता है चेंज। ठीक है, ये सबका सही था, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, इसको अटेम्प्ट किया था? पढ़ ही नहीं रहे आप लोग। हम इतना मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप लोग अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा देख भी नहीं रहे हैं आप लोग। ये क्यूज का क्वेश्चन है ना, क्यों आप लोग ऐसे बहुत चक्के हो रहे हैं? चलिए, अभी एक रिजर्वेशन वाला मुद्दा काफी देश में गर्म है, उससे बेहतर है, ठीक है ना, वो तो सब कोई रिजर्वेशन को लेकर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्या प्रोविजन है, वो तो करते रहेंगे, व्यूज के लिए भी हम भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स पता होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात की बात है, पहले है क्या लिखा हुआ, पहले उसको तो पढ़ लीजिए। तो देखिए एकदम सर, हमने यहाँ से पिक किया एनसीईआरटी से आर्टिकल 16 क्लॉज 4, और रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, एकदम पढ़ लीजिए इसको। इसमें पूछा है कि द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, है ना, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि न रखने वाले पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्ति या पदों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा है? 16 क्लॉज। अब ये क्वेश्चन पूछने का वजह क्या था, कहीं इससे क्वेश्चन पूछा है क्या? रिजर्वेशन से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू आपने देखा है, सन 1998 यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीपीएससी का तो आप लोग रट ही लिए होंगे, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि आप लोग, कि यदि बीपीएससी सारा हो गया है, यूपीएससी की तरफ एक बार मुड़ते हैं ना, जितने पीवाईक्यू है उसको अटेस्ट कर लीजिए, उसका क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड रहता है। और बीपीएससी देख रहे हैं कि 70वीं से 71वीं किस तरह से चेंज किया है ना, बहुत ड्रामेटिकली चेंज है। तो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि आप सिर्फ रट के मत जाइए आर्टिकल 16(4) में क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, इसके बियॉन्ड जाइए। और बियॉन्ड कहां से जाएंगे? यूपीएससी का पीवाईक्यू। आर्टिकल 16(4)(a) है सर, एक आर्टिकल 16(4)(b) है। अब क्वेश्चन 4A से पूछा गया, 4A किसी को याद है? हाँ 4A अमेंडमेंट से लाया गया। अब A है, B है, C D आ रहा है, यानी कि अमेंडमेंट किया गया है ना। हम लोग देखते हैं, आप लोग कहते हैं कि सर A आ रहा है, B, जैसे डीपीएसपी में आप लोग पढ़ा होगा 39 का क्लॉज A B C D E, तो सारे अमेंडमेंट से हुआ है ना, चेंज हुआ है। आर्टिकल 16(4)(a) कुछ याद आ रहा है किसी को? कौन बोल रहा है प्रमोशन? अब ये रिजर्वेशन तो अपॉइंटमेंट में हमने दे दिया, ये 16(4) में है। 16(4)(a) में है क्या सर? क्या बोला आपने? प्रमोशन किसके लिए सर? एससी और एसटी के लिए।
यानी कि प्रमोशन के लिए प्रावधान है, और किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है? 77वां 77th अमेंडमेंट एक्ट। ये हो सकता है फैक्ट बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि 4A जो है 77वां अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। और ये प्रमोशन जब करते हैं हम लोग किसी को, तो ये प्रावधान हम देते हैं कि प्रमोशन एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए प्रमोशन है। रिजर्वेशन जो है आपका प्रमोशन में सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। चलिए और बताइए इसमें 4B क्या है? तुक्का मारिए। ईडब्ल्यूएस नहीं, ईडब्ल्यूएस तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट से है फॉर विशन। अब रिजर्वेशन से ही होगा ना, रिजर्वेशन से रिलेटेड ही होगा। इंदिरा साहनी केस आपने सुना था? कितना परसेंट रिजर्वेशन की बात की गई है कि 50% रिजर्वेशन से ज्यादा नहीं हम करवाएंगे। तो इंदिरा साहनी केस का जो केस है वो 50% रिजर्वेशन से आप बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं, एक्सेप्ट उसमें लिखा हुआ है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये क्या है? ये सिर्फ गवर्नमेंट जाती है, ये कहीं डिफाइन ही नहीं है। तो कहता है कि एक्सेप्शनल है, तो एक्सेप्शनल कहीं डिफाइन है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहीं डिफाइन है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट अब ये हो गया, पहले नहीं था, तो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उसी तरह से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 50% से बियॉन्ड जा सकते हैं आप, लेकिन ये 50% कैप है इंदिरा साहनी केस में। अब यही 64B में क्या बोला गया था कि 50% मान लीजिए हमने दिया और वो सीट फुलफिल नहीं हुआ, होता है ना कि सीट फुल नहीं हुआ है ना, 30% हो गया, 35%, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड यही है कि इसको कैरी फॉरवर्ड, यानी कि सीट नहीं फुल हुआ है तो अगले साल भी इसको कैरी कर सकते हैं। समझ गए? हाँ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड है तो हो सकता है। अच्छा ये अमेंडमेंट लिख लीजिएगा सर आप लोग, 81st अमेंडमेंट है ये। 74th अमेंडमेंट 77 था और 81st है। क्या स्नेहा, समझ में आ रहा है? कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्या? नहीं, आप लोग तो बिल्कुल नहीं बोलिए, जिसका पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन रहा है और ये उनसे सुनने को मिला कि सर पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। श्वेता रंजन, समझ में आ रहा है श्वेता? ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुछ लिखना था क्या, पीछे करना है? ठीक है। अब इसमें कह रहा है सर कि किसी बच्चे को आप किसी फैक्ट्री, माइंस और हजार्डस जॉब में उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, है ना? कौन सा ईयर है सर, कितना साल है? गलत किसका हुआ था सर ये बता दीजिए, यहाँ तो सब लोग बोल रहे हैं, गलत किसने किया? चलिए ऑनेस्टली आपने बताए, अच्छी बात है। वही मैं कह रहा हूँ कि यदि ये चीजें तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं ना कि 14 साल से कम बच्चे को आप कहीं भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ तक हमको रुक जाना चाहिए, इसके बियॉन्ड हम क्या पढ़ सकते हैं? हम्म, वो 14 साल से नीचे भी कर सकते हैं, ओके। अब ये बताइए सिंपल, हाँ हाँ हाँ, आर्टिकल आप बताएंगे प्रिया। ये हमने कहा है कि 14 साल के बच्चे हैं जो हम लोग उसको नहीं किसी इसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं। ये कहीं लिखा हुआ है ना, जैसे कहीं तो संविधान में लिखा हुआ होगा, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। पहली बार स्टार्ट नहीं हुआ है आपका तैयारी को? नहीं तो ये एनसीईआरटी तो ठीक है, हम एनसीईआरटी प्रमाण दे रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत बार पीवाई क्यों क्वेश्चन है ना, और आपने 2-3 साल से प्रिपरेशन किया है, तो ये चीज हो ही नहीं सकता है कि आपके ये सामने नहीं आए चीजें। देखिए एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सक्यूज नहीं, नहीं ये टेस्ट। अच्छा तो आपने कहा कि सर
दो तीन नहीं, ठीक है, ज्वाइन किया। ये क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, बेसिकली क्वेश्चन का मीनिंग ये नहीं कि हम एनसीईआरटी से पिक किए हैं। हमारा कहने का मतलब ये आप पढ़ते आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा हम यहाँ पर बताएंगे इसको कि इसमें क्या और प्रोविजन है। हम एक्स्ट्रा भी पूछे नहीं है आर्टिकल में। अच्छा अच्छा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। आप बता दीजिए स्नेहा। एक्सप्लॉइटेशन है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 24। चलिए फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं आप लोग का। चलिए एक बार देख लीजिए भाई, कहाँ गया, देख लीजिए। आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, और एक ही पेज में सारा कुछ है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब, ये आर्टिकल 23 है और ये आर्टिकल 24 है ना। पढ़िए आप लोग, पढ़िए पढ़िए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। आर्टिकल 24, अच्छा ये तो आर्टिकल 24 है। यदि आपने कहा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 14 साल से कम है वो किस राइट के अंदर है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका किस तरह से हो सकता है। तो आर्टिकल एक्सप्लॉइटेशन कितने में है, 23 और हाँ 23 क्या था राजनंदनी, अभी हमने दिखाया। ये 24 हमने बोला ना कि 14 साल से कम बच्चों का है। अब फैक्ट्री वगैरह में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चलिए गुड, नेक्स्ट चलते हैं। डीपीएसपी सर, डीपीएसपी आप लोग सबका पढ़ा हुआ है ना। इसमें गलत कैसे हुआ, आप लोग को लग रहा हो कि हम टेस्ट देके निकल जाते हैं, वो हमें सब पता चलता है कि कौन सही कौन गलत कर रहा है। और ये सब क्वेश्चन गलत कीजिएगा बाबू, हम पैसा लौटा देंगे। आप खुद से पढ़ सकते हैं फिर। इसमें 3-4 लोगों का गलत है। आर्टिकल 45 है, पहले तो ये हम जान गए, डीपीएसपी का पार्ट है ये भी जान गए। और कह रहे हैं क्या कि अनुसार प्रारंभिक बाल स्वास्थ्य, क्या कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, कितने साल तक, जो डीपीएसपी में आर्टिकल 45 है जिसको ये प्रदान कर रहे हैं हम लोग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, कितने साल है, 6 साल है, 6 ईयर। ओके, अब आगे क्या पूछेंगे पता है। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें 3 तरह का है एजुकेशन, जो शिक्षा देने की बात कर रहे हैं आप चिल्ड्रेन को। 3 प्रावधान है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एक फंडामेंटल राइट में, एक डीपीएसपी में और एक ड्यूटीज में। तीनों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कितने साल के बच्चे को चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का। और देखिए यही मैं बता रहा हूँ ना कि आप जब आंसर राइटिंग एजुकेशन पे लिखिएगा, किसी तरह का शिक्षा की बात आती है, यूसीसी की बात आती है या फिर यूजीसी की बात आती है या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, तो आप लोग जरूर मेंशन करेंगे। एक बातें कर रहे हैं लेकिन आप आर्टिकल के थ्रू बता रहे हैं कि इस तरह का डीपीएसपी में हमारा प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट में ये लिखा हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज में है, तो वो बहुत सही रिफ्लेक्शन होगा। तो 3 चीजें हैं, एक तो हमने कर लिया कि आर्टिकल 45 है, ये हो गया डीपीएसपी, गुड। सेकेंड है सर फंडामेंटल राइट, जिसमें शिक्षा की बात की गई है। एक और है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको कर्तव्य बोलते हैं। विशाल वगैरह हिंदी इंग्लिश में कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा बीच में पूछिएगा, ठीक है। आकिब समझ रहे हैं ना, ठीक है। फंडामेंटल राइट, तो हमारा बच्चों का पढ़ने का जो अधिकार है मौलिक अधिकार है, ठीक है। कितने साल के बच्चों तक का यह प्रावधान फंडामेंटल राइट में, आप बताइएगा फंडामेंटल राइट में कितने साल के बच्चों, जैसे आपने कहा ना कि सर डीपीएसपी में, इसमें आपने बता दिया कि सर 6 साल तक के लिए है, कितना है, पहले तो आप आर्टिकल बताएंगे, आप बताएंगे आखिर कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है, जो हमें पढ़ने का अधिकार देता है ना, आप किसी का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। जैसे कोई कह रहा है ना कि पढ़ने के लिए हम बच्चों को भेजें और कोई स्कूल डिनाई कर रहा है कि हम आपके बच्चों का एडमिशन नहीं लेंगे, तो फंडामेंटल राइट में है और उसको हम बता देंगे कि
कि सर इस प्रोविजन के तहत है। राजनंदिनी आप बताइए। 21 का ए, गुड। 21 क्लॉज, क्लॉज नहीं है, ए है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य है भी, जो है बच्चों को पढ़ने का आजादी दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, वो आर्टिकल आस्था आप बताएंगे। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इसीलिए। के है हाँ? अभी आज तक आदत नहीं गया है, जैसे हम दोबारा पूछ दे तो कि सर कंफ्यूज हो जाती है। अरे तो ठीक है ना, 51 ए के है। और ये बताइए अब, ये दोनों जो अमेंडमेंट है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, किस अमेंडमेंट के थ्रू 21 ए किया गया और ये के जो है क्लॉज ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू आप बताएंगे स्नेहा? 81st, 86th अमेंडमेंट। ईयर है पता सर? 2002, बहुत अच्छा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो डीपीएसपी में है कितने साल तक, और ये दोनों जो है 6 to 14 ईयर। देखिए माइनर चीजें हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में तीनों आ जाए ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट और ड्यूटी जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है, और डीपीएसपी में कितने हैं? 0 to 6 ईयर, और यहाँ पर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, जीवंत की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जीवंत है। देखो कौन सा चैप्टर है, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं किस चैप्टर का ये है ना? 11-12 चैप्टर है ना क्लास 11th में, जो हम आप लोगों को पढ़ने के लिए बोले, जो आप नहीं पढ़ कर आए हैं। हमको पता है वो आप नहीं पढ़े हैं। चैप्टर का नाम बता दीजिए, कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है? ये क्वेश्चन नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़ कर आए हैं कि नहीं। आप पढ़िए। वाह, बहुत बढ़िया। लास्ट चैप्टर क्या है फिर? चलिए हम पढ़ रहे हैं ना, आप लोग क्या जरूरत है ना। चैप्टर 9 होगा, सब देख लीजिएगा। चैप्टर तक नाम टिप पे होना चाहिए कि कौन चैप्टर आगे है पीछे, कहाँ पे पढ़ा है हमने। और जैसे क्वेश्चन आता है ना, देखिए एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे एग्जाम जब देते होंगे, कि जो आपका पर्सनल नोट्स है ना, तो जब भी क्वेश्चन आता है दिमाग में हमारा वहां जाता है कि हमने क्या लिखा था। तो कहीं ना कहीं आप बुक पढ़ रहे हैं और जो अपना आंसर पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन आपका एकदम मल्टीपल टाइम होना चाहिए, सिर्फ देख कर नहीं। देख कर आंखें में बस जाना है, उसको इसको बसाइए एनसीईआरटी को। ठीक है ना, अभी बसाने वाला काम है, उसको थोड़ा सा हॉल्ट पे रखिए और फिलहाल एनसीईआरटी पे ध्यान देते हैं। देखिए सर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेक्निकल अमेंडमेंट सुना था आपने? हमने भी नहीं सुना है। नहीं सुना है। अरे ये कहाँ लिखा हुआ है कहीं? ये आपके हंसी जाहिर कर रही है कि आपको पता है। देखिए क्लास का डिकोरम में थोड़ा सा मेंटेन रखिए। टेक्निकल अमेंडमेंट है, हमने यहाँ पर बोला सर कि कुछ नहीं, जो हमारा सीट रिजर्व है एससी एसटी के लिए, हो रहा है ना कि हर 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया, उसको एनसीईआरटी ने यूज किया है। बट दिस अमेंडमेंट हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस टू द ओरिजिनल। अब पूछा जा सकता है कि आपका 10 साल का जो रिजर्वेशन हर साल आप बढ़ा रहे हैं, किस तरह का अमेंडमेंट है आपका? टेक्निकल अमेंडमेंट, एनसीईआरटी। अब चलिए, हमारा सिर्फ यहां तक नहीं था कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेक्निकल अमेंडमेंट कहां हमने बोला सर? रिजर्वेशन सीट इन लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर आपका क्या हो गया? लोकसभा भी हो गया और विधानसभा भी हो गया। वो तो लेजिस्लेचर का कहने का मतलब राज्यसभा लोकसभा सब कुछ है, जैसे वहां पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह भी हो गया। इसके बियॉन्ड जो हम बताने जा रहे हैं, आर्टिकल किसी को याद है? हाँ आसपास, हाँ हाँ बिल्कुल 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 आसपास और आइए। आर्टिकल 334 क्या कहा गया है?
334 सर्च कीजिए आप लोग, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। देखिए SC ST के रिजर्वेशन का बात जैसे ये कह रहे हैं रिजर्व सीट की बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू लिखा हुआ नहीं था, बस शुरू में बोल दिया गया कि हर 10 साल तक हम रखेंगे, है ना, एक्सटेंशन हर 10 साल पे हम बढ़ा रहे हैं। तो ये बताइए पहला एक्सटेंशन जो हुआ था, देख लिया आप लोगों ने, सर्च किया आप लोगों ने, आर्टिकल 334 लोकसभा, और ये क्या है, सर्च में नहीं कर रहे हैं आप लोग। SC ST की बात किस आर्टिकल में बोली गई है? ठीक है, 330 332 331 क्या था, एंग्लो इंडियन, और प्लस 2 ऐड कर देंगे तो 333, ये भी एंग्लो इंडियन होगा लेजिस्लेचर में, टाइम लिमिट से 334 में, यही मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 334 में टाइम लिमिट सेट किया गया 10 साल के लिए, हर 10 साल हो रहा है ना कि SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। पहली बार कब हुआ था, पहली बार जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो पहला एक्सटेंशन 10 साल के लिए, कहीं लिखा हुआ देखिए तो इसमें, देखिए 1950 में हमारा संविधान आया, लेकिन 1959 में 8वें अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया कि 10 साल के लिए हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं 1970 तक, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन होते रहा। लेकिन अभी करेंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है, बिल्कुल 104th अमेंडमेंट एक्ट, टोटल कितने एक्ट हुए, अभी कितना हमारा संविधान एक्ट बना है, पूछ रहा हूँ ना, आपको पता है बाबू, मुझे पता है आपको पता है, अभी संशोधन कितने हमारे संविधान में हुए हैं, ये फक्र कह रही हैं, नहीं सर हमको नहीं पता। ये बताइए 104th अमेंडमेंट एक्ट जो है लेटेस्ट जो है 10 साल के एक्सटेंशन की बात की गई है, यानी कि 2030 तक, ये 2020 में आया था बाबू, 2030 तक हमारा SC ST का है, 20 से इम्प्लीमेंट हुआ है और 30 तक रहेगा 10 साल तक के लिए, और फिर वही होगा 10 साल के लिए एक्सटेंशन होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ये जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि लेजिस्लेचर में और SC ST का रिजर्वेशन जो है हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 104th अमेंडमेंट एक्ट है। चलिए अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। राजीव नंदिनी 101 101 संशोधन, ठीक है, बांग्लादेश, ओके, आप बताएंगे 101st अमेंडमेंट एक्ट जो है किससे रिलेटेड है, नहीं है, GST, गुड, शुभम 107 अमेंडमेंट एक्ट, हाँ 10, ओबीसी, ओबीसी NCBC ना, ठीक है, अब जिनसे पूछेंगे वही करेंगे, रिवीजन कर रहे हैं हम, किसी से तो तौल नहीं रहे हैं कि आपका सही गलत है। 103rd अमेंडमेंट एक्ट स्नेहा याद है, आप बताइए, EWS, और 104 हमने अभी बताया 10 साल का एक्सटेंशन है, 105वां अमेंडमेंट जो है, टोटल तो 106 हुआ, 106 क्या है स्नेहा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, 105 क्या है, और ये सब एक में एक काम आज आप लोग कीजिए, 20 रुपया का आता है बाबू, भारत का संविधान एकदम चिपकाने वाला रहेगा,
माहौल भी बना रहेगा कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज जाकर चिपका लीजिए और सारा अमेंडमेंट, सारा आर्टिकल है। जब भी आप लोग किताब पढ़ रहे हैं ना, उस ऐसे याद नहीं रहेगा, आप बैठ के कीजिएगा ना कि अमेंडमेंट ये आर्टिकल होता है, ये आर्टिकल, कभी नहीं आपको याद रहेगा। वो जब दरमियान हम पढ़ रहे हैं ना, पीवाई क्यू कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम वो 20 रुपया वाला अपना उसका पैसा चुकता करेंगे। 20 रुपया मिल रहा है, जाकर आज चिपकाएंगे सब लोग और हमको पर्सनली सब फोटो भेजेंगे, ठीक है ना। किस ठीक है, अब कितना क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट। कल तो पाला फंसा है बहुत लोगों का। कल जो टेस्ट दे रहे हैं आप लोग, सब लोग करेक्ट करेक्ट में सब लोग सही बना रहे थे, और नॉट करेक्ट आया, सबका गलत हो गया। और उसके बाद हमने एनसीईआरटी का उसमें फोटो भी डाला है, देखा आप लोग ने। इस चीज का ध्यान रखिएगा, एकदम बड़ा सा गोला कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे हम चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन शुरुआत में क्या बोला है वो हम भूल जाते हैं, है ना। तो नॉट करेक्ट है, नॉट है, उसको पहले इस तरह से कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। पता चला कि 4 ऑप्शन इतना डिफिकल्ट है नहीं, इसको पढ़ते हुए भूल गए कि क्वेश्चन कह क्या रहा था, करेक्ट या नॉट करेक्ट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरह से कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना कीजिए। तो हमने इसमें क्या बोला है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल का हिंदी क्या होता है विशाल? द्वितीय सदन। कितने देश में कितने बाई कैमरल है देश में टोटल? जैसे बिहार में आपका है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है, 6 है। ठीक हो, आप बताइए वो 6 राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? ठीक है, ठीक है, कंफर्म है। ठीक हो अभी भी? नहीं ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं। देखिए गलत करेंगे ना तो उनको याद रहेगा हमेशा। ये हम नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, वो एट द मोमेंट जो पूछने का वजह है ना। जैसे आप इंटरव्यू देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ निहारिका, मैं पूछता हूँ इसलिए नहीं कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं, मैं पूछता इसलिए हूँ ना कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे 4-5 लोग रहेंगे जो आपका फैमिलियर फेस नहीं रहेगा। आप तो मुझे डेली देख रहे हैं तो चलो ठीक है कि सर तो पूछ रहे हैं इस तरह से वही चेहरा, लेकिन वो 4-5 चेहरा ऐसा रहेगा ना कि अब्रप्टली क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए। आपका हम नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं बाबू कि यहाँ पर कि आप नहीं बता रहे हैं तो आप नहीं पढ़ के आ रहे हैं, बस आपको हम ये फील करवा रहे हैं कि और आपको मेहनत करने की जरूरत है ना। तो अब ये है कि चलो ठीक है, वेस्ट बंगाल इन्होंने बताया और मुझे लग रहा है कि अब कोई कभी गलत करेगा ही नहीं, ये डिस्कशन क्लास में हो गया। यदि ऑप्शन में आएगा तो सबसे पहले एलिमिनेट करेगा, है ना। तो क्या है बाबू? कर्नाटक। चलिए 20 रुपया और खर्चा कीजिए। आज का मैप लीजिए आप लोग, इंडिया का मैप लीजिए और पॉलिटी और इंडिया का मैप बगल में लगाइए। और ये जो 6 राज्य है ना, एक बार मैप पे आप देख लेंगे ना आपको याद हो जाएगा। आपको लगेगा, चलिए थोड़ा सा गंदा सा मैप बना देते हैं। कहाँ है सर? यहाँ पर बिहार यूपी है, 2 दम लगा हुआ है। अब नीचे आइए सर, यहाँ पर आइए, महाराष्ट्र है, इसके नीचे है सर कर्नाटका, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कितना हो गया? 2 3 3 2 5, और एक और कौन सा है? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। हो गया ना? 6 हो गया। चलिए ये क्वेश्चन सबका सही था। देखिए कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन इस तरह से पूछे तो जैसे कह रहा है कि ये वजह नहीं होना चाहिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर का। तो पहला क्या कह रहा है? टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये तो सही बात है ना कि सारे सेक्शन को हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं। टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल ज्योग्राफिकल रीजन, जितना भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है सबको हम लोग सम्मिलित करना चाह रहे हैं। टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड बिफोर बिकमिंग ए लॉ, ठीक है कोई बात नहीं। टू इंश्योर फास्टर पैसेज ऑफ बिल। मतलब एक बात कहिए कि चलिए एनसीईआरटी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन देख के ये वेग नहीं लग रहा है आपको? अपने आप में लग रहा है कि बिल को पास करना है इसलिए हम बाई कैमरल ले। तो ऐसा होता तो सारे स्टेट में होता ना, अब 6 ही स्टेट में क्यों है? क्वेश्चन आप खुद से अराइज कीजिए कि यदि हमको नहीं भी पता है तो आपके बेसिक्स नॉलेज पे आपको बन रहा है। इसमें यही कह रहा है ना कि ये सभी विधेयकों को शीघ्रता से पारित करना। अरे भैया जब 6 आपका स्टेट में है तो सारे स्टेट फिर 2 लेजिस्लेचर ले आते, है ना।
और उसके बाद उसको बिल पारित कर देते। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन इसलिए मैंने नोट वहां पे लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी लेजिस्लेचर वाला चैप्टर है। नॉट जुडिशियल फंक्शन, कौन सा संसद का न्यायिक कार्य। हमको लगता है कि ये चीज पहले शायद आप इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किए होंगे। एक कंस्टिट्यूशन फंक्शन है, इलेक्शन फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन है। पार्लियामेंट का अलग अलग काम है ना। इस चीज को रिवीजन कर लीजिएगा सर कि कंस्टिट्यूशन फंक्शन क्या है। जो लिखा हुआ कुछ नहीं, ये दो फंक्शन ध्यान रखिएगा। तो आपसे कभी पूछ दे कि इलेक्शन का क्या फंक्शन है पार्लियामेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना लिखा हुआ है। द पार्लियामेंट परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन, इट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जो हम इलेक्ट कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है, वो कौन फंक्शन है, इलेक्टोरल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन है, जुडिशियल फंक्शन है कि रिमूवल, देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देख रहे हैं आप लोग। आप लोग आज जा करना जितना भी है, जो हम इसको हम शेयर कर देंगे। वजह यह है कि शुरुआत है, हम शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग पढ़ने का तरीका आप लोग को देख लीजिए कि इन बिटवीन द लाइंस हम लोग एनसीईआरटी से कैसे पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकता है ना। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था, जुडिशियल फंक्शन। ये सबका सही था क्या, बनाया था आप लोगों ने, सही था आपका, आपका सही था बाबू, बनाया था आपने, किया ही नहीं है। आज कर लीजिएगा, क्वालिटी को आज कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन जो आप लोगों ने नहीं दिया है, पुराने आप लोग भी है नहीं दिया है अभी, आप तो कहाँ थे, बाद में बताएंगे। अच्छा ठीक है, पर्सनल है, पर्सनल है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि ये चीजें आज जाकर, और जो 60-65 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हैं, आपसे एक बार पॉलिटी का ओवरव्यू, आपका एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के माध्यम है। यानी कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है। एग्जीक्यूटिव का मीनिंग क्या हो गया आस्था, क्या ये जो इम्प्लीमेंट करता है। ओके, अब इसको कंट्रोल करने के लिए किसके पास पावर है, पार्लियामेंट, है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी आप जो गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, तो उसके पास पावर है, किसके पास, पार्लियामेंट के पास। और वो पावर कौन कौन सा है, क्वेश्चन के थ्रू, जीरो आवर के थ्रू, एडजॉर्नमेंट मोशन के थ्रू। देख रहे हैं ऑप्शन दिया हुआ है, और यही हमने पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव फ्लोइंग आर पार्लियामेंट्री डिवाइस टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। प्रिया, देखिए इसमें क्या गलत है, एक बार उसको देखिए और इसको भी देखिए। क्वेश्चन हमने पूछा था कि इसमें से कौन सा नहीं है। नहीं, क्वेश्चन अभी ये नहीं था, ऑप्शन था 1 2 3 1 सभी है। ऑल ऑफ द अबव, क्या आंसर सही होगा, सारा सही, गुड। क्वेश्चन आवर हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, जीरो आवर हो गया। अब हमारा काम क्या है कि ये तो हमने बेसिक्स यहाँ से पूछ लिया आपको। अब हमारा काम क्या है कि क्वेश्चन आवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कितने मेंबर साइन करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, कितने प्राइम मिनिस्टर है जिनके खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव हुआ है, ये आपका काम है। हम बेसिक्स आपको यहाँ से करवा रहे हैं, आप एक्स्ट्रा पढ़ चुके हैं, लेकिन यही दिक्कत है कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं लेकिन बेसिक्स में हम लोग फंस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम रट रहे हैं चीज़ों को, हम यही बता रहे हैं आप लोगों को कि आप रट रहे हैं, और ये आप नहीं कर रहे हैं, सब लोग 99% लोग कर रहे हैं। तो हमारा मेन जो आधार है बेस स्ट्रांग रखने का, वो एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं है। तो लक्ष्मीकांत है वो एग्जाम निकलवा, ये जब तक बेसिक्स नहीं रहेगा आप मेंस उससे नहीं लिख सकते हैं। आपका ये सोच समझ है ना, एनसीईआरटी से बनेगा। और बहुत प्यारा चैप्टर है, आप पहला ही चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको हो जाएगा प्यार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये क्या, बोलिए बोलिए।
नहीं ठीक है, उसकी बात बाद में करेंगे, पर्सनल जो चीजें हैं, है ना। ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं कि कौन सा स्टेप है एकदम सर, यही चीज एनसीईआरटी का हमने चिपका दिया है कि पहले बिल पारित होता है कब, जब मिनिस्टर के पास जाता है, पहले फिर प्रेसिडेंट के देख रही है, द बिल इज रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के पास लास्ट तो साइन बन होता है तभी एक्ट बनता है, लेकिन उससे पहले भी प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये प्रोसेस देख लीजिएगा, ठीक है। ये है टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। हम लोग दो तरह का पढ़ते हैं ना, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय, है ना। तो इसमें हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। क्या कह रहा है कि सिद्धांत पर आधारित होती है, कार्यपाल का सामूहिक नेतृत्व। ठीक हो, बताइए। और ये पार्लियामेंट का है और एक प्रेसिडेंट का है, सही कौन है गलत कौन है? बहुत सही है, वन सही है। चलिए इसको देखने के बाद उसका दीदार कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है ना कि कलेक्टिव लीडरशिप, इसमें दो चीजें हैं, पार्लियामेंट और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और इंडिविजुअल कहाँ पे है, यूएसए जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए। देख रहे हैं सर, एनसीईआरटी का पार्ट है, हमने इसीलिए किया है कि आप लोग जब एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर पढ़िएगा उसमें ये दिया हुआ है डायग्राम, और इसी से अथाह क्वेश्चन आया होगा। आप खुद देख लीजिए लाइन बाय लाइन, इसके हेड कौन होते हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी होती है। क्या शुभम, कहीं और खोए हुए हैं? खोए हुए हैं तो कोई बात, ठीक है। इंटरचेंज में हमने कर दिया है, देख रहे हैं दोनों गलत है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सर, एग्जीक्यूटिव ही अभी है, गंदी तरीके से मैंने पढ़ा है ना, ठीक है। आप लोग के लिए देखें, आर्टिकल 74 क्लॉज 1, 44th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। लिखा हुआ है यहाँ पे एकदम, ये आर्टिकल पूरा हूबहू है और वही हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 44th अमेंडमेंट, ये संविधान का जो संशोधन है 44वां, बात कौन कर रहे हैं, बात नहीं करेंगे। इसमें देखिए सर, इसमें बोला हुआ है 42nd अमेंडमेंट में क्या बोला गया है कि एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी बाइंडिंग, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट को बोलेंगे वो बाइंडिंग होगा, आपको साइन करना ही करना होगा। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू है, 42nd, और ये चीजें हमने कर दिया 44th, देख रहे हैं, मैंडेटरी कर दिया है मैंने, जो बाइंडिंग जिसको बोलते हैं, तो हमने उल्टा कर दिया है सर इसको, ये 42nd हो गया, 44th हो गया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ और एक्स्ट्रा है, ठीक है। जुडिशियरी पे आते हैं, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव का एक और क्वेश्चन है क्या। अच्छा ये बताइए, सिचुएशनल और डिस्क्रिशनरी पावर, ये सिचुएशनल है, इसमें पूछ दिया था कि सिचुएशनल नहीं है। तो एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र जो किया हुआ, एक सिचुएशन आता है प्रेसिडेंट के पास। कभी होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर यदि किसी के पास बहुमत नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास लोग जाते हैं, है ना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या फिर सिचुएशन आता है वैसा तब होता है, लिखा हुआ है, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। सिर्फ यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली क्या लिखा हुआ है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स, ये देखिए, सभी महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ये सिर्फ लिखा हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर किसी, मान लीजिए एनडीए के पास नहीं है बहुमत, और प्रेसिडेंट के पास जाते हैं कि फॉर्मेशन हमको गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, वो सिचुएशन है। तो ये डिस्क्रिशनरी देख रहे हैं कि सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पर हमने क्वेश्चन पूछा है कि सिचुएशनल, और इसमें लिखा हुआ है कि सिचुएशनल। थ्री सिचुएशन आता है बिसाइड देयर, तीन सिचुएशन आता है, और तीन सिचुएशन सिर्फ एक है जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहां तक इसमें किसी को दिक्कत?
अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन उपराष्ट्रपतियों ने नए राष्ट्रपति को निर्वाचित होने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, है ना? कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने प्रेसिडेंट का काम किया तब तक जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट किए गए। बहुत ऐसे उप राष्ट्रपति हुए हैं जो राष्ट्रपति बने हैं, मतलब एक्टिंग कहने का मतलब जब तक प्रेसिडेंट नहीं बनते तो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना? तो एक्टिंग कर रहे हैं तो कौन इसमें से तीन है सर? एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है सर कि बीडी जत्ती, पहले तो ये लिखा हुआ है, लेकिन ये भी है। अब हमारा काम यही है ना कि अपने पीवाई क्यू वगैरह कहीं देखा होगा तो इसको सर्च कर लेंगे। एस राधा कृष्णा नहीं है, नहीं है। आंसर क्या होगा? ये फखरुद्दीन अली अहमद जब डेथ हुआ, हाँ, बेबी गिरी, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का जब डेथ हुआ था, है ना, तो बेबी गिरी। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये दूसरा क्वेश्चन जो था आप लोग इस बार इसको पढ़िएगा, वाइस प्रेसिडेंट का पढ़िए एक बार। पहला सही है, पहला सही है, चलिए सेकंड, सेकंड सही है, थर्ड, अब ये नहीं पूछा है कि किस तरह का मेजोरिटी चाहिए, एग्री किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी वगैरह है, ठीक है, मेजोरिटी नहीं पूछा है, तीनों सही है। देने का वजह क्या था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कौन इलेक्शन में भाग लेते हैं और कौन रिमूवल प्रोसेस में भाग लेते हैं, इस चीज को आपको, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान देखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट है सिमिलर टू डेट ऑफ, जो इलेक्शन मेथड है सिमिलर होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो भाग नहीं लेते हैं, प्रेसिडेंट में भाग लेते हैं लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि रिमूवल प्रोसेस, देखिए, ठीक है, आप लोग पढ़ते होंगे तो उसका एक दो पेज का समरी रहता है, लेकिन ये दो तीन लाइन में सब कुछ लिख दिया है, तो आपको एनसीईआरटी को इस तरह से यूज करना है कि जो पीवाई क्यू आया है और उसको एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हैं जहां से भी लक्ष्मीकांत वगैरह से, उसको कर सकते हैं। तो रिमूवल प्रोसेस का क्या है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल कैसे करेंगे? नोटिस देकर और उसको पारित किया जाएगा। आप ये बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में कौन ऐसा है कि दोनों में भाग नहीं लेता है? जैसे प्रेसिडेंट में कौन कौन भाग लेता है ये बताइए रिमूवल में? प्रेसिडेंट को हटाना है तो इसको रिमूव करना है प्रेसिडेंट को, अरे हटाना है, कौन कौन भाग लेंगे भाई, आप लोगों को नहीं है पता? अच्छा, बताइए, प्रेसिडेंट को इसको हटाना है, कौन कौन भाग लेंगे? लोकसभा, ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर, रिमूवल में नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेते हैं। और ये नॉमिनेटेड मेंबर ये जो है भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो इस चीज को आज दोनों जाकर दो चार्ट बनाइए, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत, तो दोनों लिख लीजिएगा, कौन इलेक्टोरल प्रोसेस में भाग लेता है, कौन इलेक्ट करता है, और कौन रिमूवल प्रोसेस में, ठीक है, रिमूवल प्रोसेस में, रिमूवल प्रोसेस आज आप लोग का काम हुआ, दोनों को देखना है, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है? हमारे तरफ से तो सब सारा क्लियर है सर, आप लोग पढ़िए जाकर। अच्छा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो किससे पूछेंगे? शुभम से। हाँ बिल्कुल सर, 2 मिनट आप लीजिए सर, और गलत हुए सर तो अगला जितना एक्सप्लेनेशन आप ही करेंगे।
कह रहा है कि भारतीय संविधान न्यायाधीशों के कार्यकाल के लिए निश्चित वर्षों की अवधि निर्धारित करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फिक्सेस ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर ऑफ जजेस टेन्योर, यानी कि जज का पहला फॉल्स है। कितना लिखा हुआ है सर? 365 टिल 65। ओके स्नेहा आप बताइए, ये सही है? मतलब आपके अनुसार सही है? 6 ईयर। ओके चलिए कोई बात नहीं। हाँ दोनों का नहीं हो रहा था। देखिए कहीं कहीं देखिए एक चीज है कि हाई किसी जज का टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया ही नहीं है, तो वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाँ तो वो जो कह रहे हैं कि अवधि कब तक करेंगे वो लिखा हुआ है ना, वही कह रहे हैं कि इसमें जो है ये गलत है। 65 ईयर तक आप सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं और हाई कोर्ट 62 ईयर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, लेकिन कितने साल तक ये चीज नहीं लिखा हुआ ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जांपल जैसे कोई 40 साल में ज्वाइन करता है तो वो 25 साल का करीब रहेगा, कोई 50 बिल्कुल, तो वो फिक्स होना है। हाँ बिल्कुल ठीक। सेकंड सही है, जजेज इंक्वायरी एक्ट। पहला गलत है, पहला गलत है ना, इसका ध्यान रखिए। दे होल्ड ऑफिस टिल द रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, और ये टेन्योर जो लिखा हुआ है आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ठीक है। टेन्योर नॉट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन, टेन्योर का स्पेसिफिक कहाँ पे? अच्छा ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र है? ये उसके आगे पढ़िए ना, दे होल्ड ऑफिस टिल द रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, है ना, जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा। और रिटायरमेंट का एज लिखा हुआ है कितना है, 65 और 62। क्लियर है? कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एक्ट के थ्रू है। महाभियोग तो वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए लगता है ना। नहीं नहीं, रिमूवल है और इम्पीचमेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक रिमूवल होता है और एक इम्पीचमेंट होता है, और इम्पीचमेंट सब जो सिर्फ यूज किया गया वो प्रेसिडेंट के लिए यूज किया है। आर्टिकल 61, उसका ग्राउंड 56। देखिए 61 के थ्रू इम्पीचमेंट होता है, लेकिन ग्राउंड जो रिमूवल का है वो 56 आर्टिकल। चलिए इसको पढ़िए सर, बहुत न्यूज में भी चल रहा है। जजेस से तो हर साल फेवरेट क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी या यूपीएससी, है ना। दो दो क्वेश्चन एटलीस्ट रहता है, और इस चैप्टर को आज जाकर आप लोग जरूर पढ़ेंगे। बेटा डी होगा आंसर, बी मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ओके, जजेज को हटाने के जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल का प्रोसेस है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। विशाल ये फोर्थ क्यों नहीं हुआ, बैठ जाइए सर। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, ये क्यों नहीं होगा इसमें?
जजेस जो बात की गई है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला गया है कि यदि ये वायलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसको हटा दिया जाएगा। वो किसके लिए जिक्र किया गया है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए जिक्र किया गया है? आराम से मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने बोला कि सर मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, यदि ये काम करते हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, है ना? लेकिन ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होगा? ये किसके लिए जिक्र किया गया? नहीं कर सकते हैं, तो ये किसके लिए लिखा हुआ है? स्नेहा, फोर्थ ऑप्शन देखिए। नंदनी, संविधान का उल्लंघन यदि कोई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, उसको हटा दिया जाएगा। वो किस एक पर्सन के लिए? आप तो बता भी दिया ना, किसी एक पर्सन के लिए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ है। देखिए, ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी उल्लंघन करेगा उसको कोई जेल होगा, ये जो लेकिन उसको हटाने का, ये वायलेट करेगा उसको हटा दिया जाएगा, इम्पीच कर दिया जाएगा। आप तो बता दिए, है ना? मिसाल याद आ रहा है बाबू? आप समझ में आ रहा है? ये देखिए, वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो गलत है ही, लेकिन उसको हटा दिया जाएगा, ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं लिखा हुआ। जिक्र सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए किया गया है। यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको इम्पीच कर दिया जाएगा आर्टिकल 61 के तहत। समझ गए? शब्दों का खेल है, पॉलिटी में शब्दों का खेल है, और शब्दों जितना आराम से पढ़िएगा उसको ध्यान से, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना? सॉरी, एग्जैक्टली। पॉलिटी में क्या है ना कि आप लोग सब कुछ सुने हुए हैं और दम वो अंदर आत्मा आता है कि नहीं इसको बनाएंगे कैसे, नहीं बिल्कुल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए, वायलेशन यदि यदि उस जज के लिए देगा तो फिर आपका जो नीचे का जजेज है, जैसे आप देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह भी है, उसके अंदर भी सबऑर्डिनेट जजेस वगैरह भी, यदि ये प्रोसेस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रिमूवल का कर देना तो हर दिन आपका रिमूवल होगा। जैसे पार्लियामेंट प्रिविलेज वगैरह का नाम सुने होंगे कि प्रिविलेज, जैसे वो होता है ना कि कुछ गलत बोला है तो पूरा एक मोशन लेके आ जाता है सरकार की, राहुल गांधी ने इस तरह से बोला, तो वो ये चीज नहीं रहता कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। हाँ, डिफेंड की बात की गई, वो लिखा हुआ है, नहीं पढ़ते हैं लोग, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल को कोई नहीं पढ़ते, हम रटते हैं ना आर्टिकल 61 में क्या है नहीं, ये चीजें। हम, मुझे लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए हर आर्टिकल को आपने सही से पढ़ लिया ना, तो वो आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देख लीजिए सर, एक बार अच्छी तरह से पढ़िए, अंपायर की बात हमने किया है। सुप्रीम कोर्ट अंपायर का काम करता है, वो कब करता है? अंडर विच जुरिडिक्शन। और ये क्वेश्चन जुरिडिक्शन वाला एक क्वेश्चन आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर विच जुरिडिक्शन डज द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अंपायर इन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फेडरल मैटर। यानी कि फेडरल मैटर का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया प्रिया? जैसे हम कह रहे हैं कि फेडरल है ना, संघीय। फेडरल का मतलब क्या हो गया मीनिंग? नहीं, फेडरल, जैसे कहते हैं ना कि हमारा देश फेडरल है, तो फेडरल का मीनिंग क्या हो गया? हम्म? बोलिए, कुछ भी बोलिए, मतलब गलत ही होगा ना, सीखेंगे। यूनियन और स्टेट और फेडरल का मीनिंग आप एकदम बताइए एकदम। यूनियन और स्टेट, तो क्या? गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का, पावर जो डिवाइड है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है ना, पावर, है ना? हम लोग देखिए जब पढ़ेंगे ना मेंस में, तो उसमें रहता है कि हर साल एक फेडरलिज्म से क्वेश्चन आता है, तो हम लोगों को कुछ नहीं आता तो बच्चों को हम सिखाते हैं कि फेडरलिज्म कुछ नहीं आ रहा है तो उसका इंट्रोडक्शन ही लिख दो, पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना, वो फेडरलिज्म आपका मीनिंग हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि यदि फेडरल कैरेक्टर, यानी कि सेंटर और स्टेट आपने बोला, अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है
तो अंपायर का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, और वो कौन सा जुरिडिक्शन उसके पास है उस तहत वो अंपायर का काम करता है। राजनंदिनी आप बताइए बाबू। अपील, या अपील, ओके। श्वेता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ओके। शुभम, ओरिजिनल ही होगा। आदित्य, यहाँ चोरी भी कीजिए, हम तो सामने दे रहे हैं ना। चोरी भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रहेगा कि मान लीजिए कि किसी बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है बीच में हस्तक्षेप करने का, लेकिन पावर जो है ये देखिए चारों पावर दे दिया, लेकिन ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर है ना, कि अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द फेडरल डिसीजन, नाइदर द हाई कोर्ट नॉर द लोअर कोर्ट कैन डील विद सच केसेस, ना हाई कोर्ट कर सकता है ना लोअर कोर्ट है, कोई इसमें डील नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए हमने ये पढ़ा और ये लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, फिर ये नहीं सोच रहे हैं कि किसके बारे में जिक्र किया हुआ, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का ही बात हो रहा है। तो जब भी आप आगे पढ़ें इस तरह से चीजें, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का 2-3 की पॉइंट्स लिख लिए, यहीं पर लिख लिए, वो रिवीजन के लिए बेहतर होगा कि जब भी आप दोबारा एनसीईआरटी आप पलट रहे हैं ना लास्ट टाइम में, तो उस चीज को इस तरह से नोट्स बनाइए। चलिए, हाँ, रेट्स की बात है सर, पढ़ लीजिए आप लोग आराम से। पीआईएल कहते हैं, स्पेशल लीव पेटिशन कहते हैं आप लोग, एसएलपी जिसको बोलते हैं। आदिति, 130, 30 के बाद क्या 167, कौन सा आप आंसर कौन सा बता रहे, बी बता रही है, ओके। विशाल, आपने भी इसको टेस्ट किया था, आपने किया था 136, ठीक हो, क्या है बाबू, क्या आंसर होगा? 136 है, चलिए आगे बताते हैं। सही है, अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ था कि स्पेशल पावर है फ्रॉम एनी जजमेंट और मैटर पास बाय कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, इसके आगे हम जो बताना चाहते हैं, ठीक है। प्रिया, पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए। हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बस कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए आर्टिकल इसलिए पूछ रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन आर्टिकल से पूछ देता है कभी कभी, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पूछ रहे, जो एनसीईआरटी में मेंशन है वही हम पूछ रहे हैं। तो 136 हमने रिवाइज कर लिया, 137 देख लीजिए, 144 देख लीजिए। प्रिया, क्या आंसर होगा? कंफ्यूज क्यों है? 144, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, सेम लाइन है, तुम उठा कर दे दिए, वहां नहीं देख रहे थे, अच्छा 1ST। चलिए ये पढ़िए, ये मजा आएगा। The decision made by the Supreme Court are binding on all courts within the territory of India. However, the Supreme Court itself is not bound by its own previous decision and may preview overrule them. This principle is provided under. क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि सारे कोर्ट पे बाइंडिंग रहता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, है ना, लेकिन वो अपने आप जो प्रीवियस डिसीजन है उस पर बाइंड नहीं होता है, रिव्यू कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत इसका जिक्र है? देखिए एक तो पहले ऐसा कीजिए ना कि जो पहले पढ़े हुए मानिए 136 बोले तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये तो नहीं होगा। अभी 144 भी हम दिखा दिए, कौन सा है? चलिए गुड। अब आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट, लास्ट ही है, 2-3 और है।
लोकल गवर्नमेंट, अस्थायी निवास। ये वाला क्वेश्चन जो है क्या है, 142 में क्या है आर्टिकल में, सुप्रीम कोर्ट का मतलब अभी बहुत न्यूज में पिछले 2 साल से है, उसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस की बात कर रहा है। जैसे अभी क्या हो रहा था कि किसी बच्चे के पास पैसा नहीं था, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए गया है ना, और उसके पैसे की वजह से उसका एडमिशन नहीं हो रहा था, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव नहीं होकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से फैसला लिया कि ये कभी नहीं हो सकता है, सॉरी, हाँ, पैसा जमा कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से बोला कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है कि जिसके पास पैसा टाइम पे नहीं है उसको एडमिशन लेने से डिनाई कर दिया जाए। तो कंप्लीट जस्टिस जो है ना, वहां पर सुप्रीम कोर्ट खुद से आया। जैसे आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे, साल भर हो गया, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन जो हो रहा था, बीजेपी वाला जो जीता था कैंडिडेट, लेकिन वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसने धांधली करके जीता था बीजेपी, जो मेयर इलेक्शन चंडीगढ़ इलेक्शन में हुआ था। वहां पर आर्टिकल 142 यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो यह स्पेशल पावर है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जब काम नहीं कर पा रही है अपने तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 का पावर है कि वो इसको यूज करके कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। और 3 मिनट का मेरा वीडियो बना है, आप लोग जाकर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कंप्लीट जस्टिस पे मैंने बनाया है, आर्टिकल 142 कीजिएगा, ठीक है। वो न्यूज़पेपर देखिए, एक चीज क्या है ना, आप लोग कुछ करें या ना करें, न्यूज़पेपर कम से कम अवेयर रहिएगा। मतलब पहले पृष्ठ कोई भी एक, कोई भी एक लीजिए जिसमें आपको लग रहा है, देखिए लैंग्वेज का, देखिए बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करना है, हिंदू ले लीजिए, ले लीजिए, बहुत अच्छा। मतलब वो सारे कुछ ओवरलैप ही होता है, और मुझे लगता है कि आपको न्यूज पढ़ना है। नहीं ठीक है, हमको लग रहा है ना कि आप यदि पॉलिटी का जो जितने करंट अफेयर्स है ना, आप अवेयर रह जाएंगे न्यूज़पेपर से, आपके क्वेश्चन आधे ऐसे बन जाएंगे। तो उसको यूज करने का तरीका जो हम बता रहे हैं कि मान लीजिए ये चीज लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, तो वो हम सर्च करने जाएंगे हमारे पॉलिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो 20 रुपया का यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। उसको आज कर लीजिएगा, देखिए वो इंप्रूवमेंट होगा आप लोग का, मैं बता रहा हूँ, वो जाकर आप लोग आज ये काम कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, ये कह रहा था कि नॉट ए रीजन, ये कह रहा है कि पंचायत जो बनाने का है रिसीव एडुकेट इंपॉर्टेंस इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के मूल संविधान में पंचायत को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का कारण नहीं था, नहीं था। देख लीजिए आप लोग क्या आंसर होना चाहिए, राजनंदिनी पढ़िए आराम से। अब पूरा डिबेट इसमें, कहानी भी लिखा हुआ है इस चीज को लेकर। आपको पढ़ने में सबसे बेकार जो लग रहा है ना, वही आंसर होगा। आदिति, मतलब ये खुद से पढ़ने को देखिए ना, अजीब नहीं लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जनता की मांग का अभाव, तो जनता मांग करेगा तो ये चीज आएगा क्या, लोकल गवर्नमेंट। इस तरह का हमारा जो नेचर है, देख रही है, जैसा नेहरू जी और अंबेडकर जी ने बोला है, ये अपने आप में हमें नहीं भी पता है, आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा ना, आपसे आंसर आ जाएगा। ये चीजें है कि आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि हमको जो लिटिल नॉलेज है उसके बेसिस पे हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द इंडिपेंडेंस ऑफ होल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम। हम ये इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा लोकल गवर्नमेंट का यूज कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आजादी किसके लिए है, इंडिपेंडेंस ऑफ होल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस मस्ट बिगिन एट द बॉटम, यानी कि आजादी बॉटम से स्टार्ट होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट से स्टार्ट होना चाहिए, वही इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया है। कितना प्यारा कोट है। और ये कहीं कुछ कह नहीं ना रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी जी बोले हैं, और नीचे लिख दिए हैं महात्मा गांधी। देखिए ये चीजें तो बहुत नॉर्मल लग रही है, लेकिन कह कौन रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अब कितना भी फिलोसफिकल बातें कर लीजिए ना, आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। है ना, जितना अंदर आत्मा आता है एक ही आदमी सुन सकता है, जिसको सुना रहे हैं, उसके अलावा कोई उसका इंपॉर्टेंस लाइफ में नहीं है, और वही एक आदमी इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन यहां पर किताब पे आने के लिए, है ना,
यही मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप लोग कोटेशन वगैरह यूज करें इस तरह से, एनसीईआरटी में जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कोटेशन सारा कुछ है एक ही चैप्टर में। तो 2 चैप्टर हमने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जुडिशियरी वाला कर लीजिएगा और एक लोकल गवर्नमेंट वाला चुन, ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी से कर ही लीजिएगा। आप लोगों को फील होगा कि सर क्या ही बता रहे थे। चलिए, पेशा है, पेशा का नाम सुना होगा आपने। चलिए ये चीजें तो ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते कि पेशा इज रिलेटेड टू, पेशा जो है किससे से रिलेटेड है, आपसे स्नेहा क्वेश्चन है, 4th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। हमने 4 विकल्प दिया आपको कि पेशा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल से रिलेट करता है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग इस पे डिस्कस भी करेंगे। शेड्यूल, इसको क्या हिंदी बोलते हैं, अनुसूची ना, अनुसूची। तो पेशा है किस अनुसूची, संविधान के अनुसूची से रिलेट करता है। 5th क्या है स्नेहा, 5th शेड्यूल की बात करते हैं ना, तो 5th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। हाँ श्वेता। ओके, ट्राइबल एरिया। शिवम बैठिए। 4th शेड्यूल है ना, 7वीं 4वीं अनुसूची। कंफ्यूज है, तो किससे रिलेटेड, मतलब एग्जैक्ट हम नहीं जानना चाह रहे, कुछ भी मतलब ऐसा उसके आसपास। देखिए, आंसू मत बहाइए। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, क्या है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपने सुना होगा, है ना। ये तब काम आता है ना जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो वो हमारे पास निमोनिक से याद आता है। अब ये जो है पेशा जो है एक्सटेंशन ऑफ किसका है, 5th शेड्यूल, यानी कि ट्राइबल एरिया और जो शेड्यूल एरिया है ना। राजनंदिनी, छठी अनुसूची में क्या है, 6th शेड्यूल एरिया। हम्म, कौन कौन से हैं 4 जो आप कह रही हैं स्टेट, कौन सा स्टेट। असम, मिजोरम और मेघालय। 7th शेड्यूल आप बताएंगे, 7वीं अनुसूची क्या है, 7th शेड्यूल क्या है, क्या है, डिवीजन ऑफ पावर, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं ना, गुड। अब देख लीजिए फेडरलिज्म का हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हो गया, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर 7th शेड्यूल। यदि हम इंट्रोडक्शन कहीं भी फेडरलिज्म वाले चैप्टर में कर रहे हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं ना कि कम से कम हमको कॉन्स्टिट्यूशन तो पता है, कम से कम एटलीस्ट आप लोग यही कीजिए जब भी आंसर राइटिंग कीजिए, तो कुछ नहीं पता है पॉलिटी में तो उसका आर्टिकल लिख दीजिए आप, सामने वालों को ये पता चलेगा कि इसको अवेयर है ना, याद है। अब चलिए पेशा है, चलिए अदिति आप बताएंगे कि पेशा में कितने अभी स्टेट होंगे। जैसे 5th शेड्यूल है ना, तो सारे स्टेट में तो नहीं, हमारे बिहार में था उसको हटा दिया गया। अब कितने स्टेट में है ये है फैक्चुअल नेचर, लेकिन है इंपॉर्टेंट, नहीं याद है, आपको याद है दिव्या, स्नेहा, 10 है। 10 राज्यों में शेड्यूल एरिया की बात की गई है, तो बोला ना कि प्रेसिडेंट की वजह से वो शेड्यूल एरिया घोषित किया जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या करूँ, 10 राज्य हैं, ठीक है, और 6 शेड्यूल में कितने राज्य हैं, 4। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया होगा, इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बोला कि सेंसस कहते किसको है, अर्बन एरिया के लिए सेंसस किसको बोला गया। हाँ, द सेंसस ऑफ इंडिया डिफाइंस एन अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एरिया का डिफिनीशन क्या है सेंसस के अकॉर्डिंग। देखिए अभी बहुत दिन से ये चलते आ रहा है और इसी को अभी तक माना जा रहा है कि अर्बन एरिया किसको कहते हैं। कितने पॉपुलेशन होने चाहिए, 75% किस चीज में होनी चाहिए, है ना, और डेंसिटी कितना होना चाहिए, 400 ना। और हमारा अभी शहरीकरण कितना है, 2011 सेंसस के अनुसार हमारा शहरीकरण इंडिया में कितना है, 31%।
चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं अर्बनाइजेशन को। बिहार में कितना है मैम? ठीक है, आप चले जाइए ना, अभी पार्ट आपका है अब क्लास में, अब आपको यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत है आप बताइए। 11.3%। ठीक, अच्छा 11.3। सबसे शहरीकरण कम कहाँ है कुंदन हमारे बिहार में? यानी कि सबसे कम शहरीकरण यहाँ है कि सबसे ज्यादा रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा जहाँ ज्यादा है वही बता दीजिए। कहाँ? राज्य, हमारा जो राज्य कहीं डिस्ट्रिक्ट होगा ना हमारा, कैमूर हो गया, भभुआ हो गया, बताइए ना, 38 जिला है ना हमारे यहाँ बिहार में। कटिहार, अच्छा, खूब पढ़ रहे हैं आप लोग। शिवम, बहुत पिटाई लगेगा, ये था गया में पूरा ट्रांसपोर्ट मिल रहा है यहाँ, शिवहर या बांका, नहीं नहीं ठीक है, नहीं हो गया ठीक है, श्योर नहीं है फिर भी कटिहार लग रहा है। अदिति, शिवहर, चलिए शुभम, बहुत ज्यादा आप मेंटरशिप फॉरम में टेस्ट दिए हैं और बहुत बार हम ये पूछ चुके हैं, ठीक है, तो आप बता दीजिए जहां शहरीकरण सबसे कम है। हम्म, वैभव आप बताइए, तो बताइए आंसर बताइए। तो बिहार स्पेशल का 1599 में एक कोर्स है, कल से स्टार्ट हो रहा है। 1599 का एक कोर्स लेके आ रहे हैं बिहार स्पेशल, जिनको पढ़ना है कल से आ जाएं, ठीक है। अरे समस्तीपुर, ठीक है, यही आंसर है। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा है आपका रूरल एरिया, यानी कि शहरीकरण सबसे कम है, और बिहार का टोटल कितना है 11.3। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। फेडरलिज्म वाला चैप्टर था, इसमें पूछा गया कि फंक्शन क्या है फेडरलिज्म का। देख लीजिए, सबसे बेकार पढ़ने में जो लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। प्रिया आप पढ़िए, प्रिया आप नहीं, ठीक है, इनको पढ़िए आप लोग, लेकिन दिमाग में रखिए आपको ऐसा क्या लग रहा है, एकदम आराम से पढ़िए। और सबसे बेकार लग रहा है कौन सा पढ़ने में, ये कैसे हो सकता है? ठीक लग रहा है। आप लोग बोल बोल के कंफ्यूजन सामने वाले को कर दे रहे हैं इनको सोचने दीजिए। खैर कंफ्यूजन स्टार्ट में बोलकर हमने ही किया है। हाँ, सबसे बेकार लग रहा है वो आंसर नहीं होगा। चलिए नॉट फंक्शनिंग कर देते हैं, ये फंक्शन नहीं है फेडरलिज्म का। समझ पा रही है मैं क्या पूछ रहा हूँ? फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ है, हमने बात कर लिया कि सेंटर और स्टेट के पास जो पावर डिवाइड है ना, कुछ भी आप सेंटर पावर नहीं बना सकती है। कुछ तो जैसे पुलिस की बात है, तो पुलिस किसके पास पावर है? स्टेट के पास है। कहते हैं ना कि स्टेट लिस्ट में है सर और ये सेंट्रल लिस्ट में है। एजुकेशन है तो वो कंकरेंट लिस्ट में है, दोनों बना सकती है लोग। लेकिन फेडरलिज्म हमने कहा कि पावर डिवाइड है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब इसमें कह रहा है कि कौन सा फंक्शन है इसमें, तो ये थर्ड वाला आपको लग रहा है फंक्शन ऐसा हो सकता है क्या? इसको एलिमिनेट कर देंगे ना। सो हम चौथा ऑप्शन देख रहे हैं बाबू, नक्सलिज्म वाला, जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि बिहार से नक्सलिज्म खत्म हो गया। कौन से लास्ट पर्सन बताइए इसका? सुरेश कोड़ा,
है ना, नेशनलिज्म खत्म हो गया। हमारे यहाँ टारगेट कितना था नेशनलिज्म को खत्म करने का? 31 मार्च 2026। और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने 1 महीना पहले पूछा, और उसे 1 महीना पहले हमने क्यूज में करवाया था। लास्ट पर्सन पूछा था, किस डिस्ट्रिक्ट पूछा था, और मुंगेर के थे, वो हमने 7वीं क्लास में करवाया था ना। चलिए, अब ये कहना है कि ये चौथा स्टेटमेंट गलत कैसे शुभम? देख लीजिए कि बिहार गवर्नमेंट अपील्स टू नक्सलाइट टू सरेंडर आर्म्स। ये तो सही है, लेकिन अच्छा ये बताइए, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, इंटरनल सिक्योरिटी का नाम सुना है आप लोग ने? क्या मीनिंग होता है आस्था, इंटरनल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या हो गया एक शब्दों में, यदि किताबी नॉलेज जो 3 इडियट्स वाला ना बताएं? हाँ, सिटीजन को जो भी अराजकता फैलाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? इंटरनल सिक्योरिटी जो है यूनियन के पास है ना। अब बिहार गवर्नमेंट नहीं कर सकता है कि यहाँ पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह हो रहा है, देखिए सहयोग कर सकता है वो अलग बात है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला है आपके पास वो यूनियन के पास है ना। अब लास्ट ही है, हाँ, कैग है, कैग का आर्टिकल बता दीजिए राजनंदन। 148 से 151, ठीक है, दोनों सही है। ये क्वेश्चन हमने दिया था आप लोग को, 2 ही जगह से क्वेश्चन दे रहे हैं कि यूपीएससी पीवाई की और एक एनसीईआरटी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन था बताइए? बताइए। एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को, राइट ऑफ ऑडियंस है सुप्रीम कोर्ट में, नॉट इंटाइटल, ये क्या है? गलत है, ठीक है। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन क्या नहीं कर सकता है? वोट नहीं दे सकता है। इज ए होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट, ठीक। हाँ, 71 का क्वेश्चन है, हाँ, तो ये इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है, देखने में लग रहा है, आप एक नजर में देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि सही है। हाँ, ये माना है ना। ये क्या था? इलेक्शन कमीशन वगैरह, ठीक है। देखिए, एक जो इलेक्शन कमीशन न्यूज में तो हमेशा रहता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, इलेक्शन कमीशन को कौन चूज करता है ना। काफी कंट्रोवर्सी चलता है कि अभी कौन है, चलिए ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कमेटी जो है इलेक्शन कमीशन का, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को जो चूज कर रहे हैं, कौन है इलेक्शन कमिश्नर अभी? चलिए, अब ये बताइए कि सिलेक्शन कमेटी में इनको चुनने के लिए कौन कौन से मेंबर सिलेक्शन कमेटी में रहते हैं? एक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल, कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये देख लीजिए ना कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि कोई होम मिनिस्टर हो सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, तो इनका जब बहुमूल्य है यानी कि मेजोरिटी रहेगा, वही चीजें यह फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा एलिगेशन लगते रहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का तो कोई मीनिंग रह ही नहीं गया, है ना। यदि राहुल गांधी बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, अरे, है ना, हटो। हाँ, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या चाहिए क्राइटेरिया? 10%, लेकिन अब बोल दिया गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन तभी होंगे जब लार्जेस्ट जो पार्टी होगी, है ना। बाद में हाँ, अमेंडमेंट के थ्रू। चलिए, कुछ नॉर्मल डिस्कशन कर लेते हैं।